नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला देश अमेरिका अब फिर से गुलाम बना रहा है। दूसरा, अपनी दाढ़ी में आग लगी तो नियम कानून सब खत्म। और तीसरा, सीतारमैया खुश ना होइए, मेरे पास ईडी है। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है चैनल को चलाने में, आप तक इस इन समाचारों को या इन समाचार के एनालिसिस को लाने में। ये सब थोड़ी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आपकी तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग मिलता रहे। तो सबसे पहली बात, गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला देश अमेरिका गुलाम बना रहा है। ये आपको बात लगेगी ये कौन-सी बात हुई? एक बात अभी प्रकाश में आई है, ये तो सबको पता लग गया कि अमेरिका ने कहा है कि मेरे पास इतने इमिग्रेंट हैं, जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं और उसमें वो कुछ कभी कहता है हिंदुस्तान के 7-8 लाख हैं, कभी कहता है 18,000 को तो हमने और भारत ने मिलके आइडेंटिफाई कर लिया है। और उनको वो 3 किश्तों में अभी तक हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज भी चुका है। हमारे मोदी जी गए थे, उसके बाद उम्मीद थी कि वहाँ कुछ मामला कम से कम हथकड़ी बेड़ी नहीं भेजेंगे। लेकिन वो उसने मोदी जी के पीछे-पीछे उसने 2 खेप जहाज फिर से हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिए। एक बार एक चेंज ये किया कि इस बार महिलाओं को जिनकी तादाद 5 या 6 थी, उनको हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई। पहली बार उनको भी लगाई थी। जहाज वही पुराना सेना का जहाज जो नॉर्मली दूसरे देश की सीमा में अगर सेना का जहाज आता है तो वो आक्रमण माना जाता है। लेकिन हम इसको कहते हैं नहीं, नहीं आक्रमण नहीं है, वो आया है सेना का जहाज है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। तो हम अपने प्रोटोकॉल में सेना के जहाज को का स्वागत कर रहे हैं। एक डिस्टर्बिंग खबर आ रही है। डिस्टर्बिंग खबर ये है कि वो पता ये लगा कि कोस्टा रिका एक छोटा सा देश है अमेरिका के बगल में। कोस्टा रिका के हवाले से खबर आई कि वहां पे अ, बुध आज करीब 200 ये इमिग्रेंट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के, वो मतलब अमेरिका में जो घुसे हैं सेंट्रल एशिया और इंडिया के, वो कोस्टा रिका जा रहे हैं। और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति भवन के हवाले से खबर है कि इस तरह का अरेंजमेंट पनामा और ग्वाटेमाला में भी हो चुका है, जहां अमेरिका के ये लोग वहां जाएंगे, उसके बाद वहां से ये इंडिया वापस भेजे जाएंगे। कब भेजे जाएंगे, क्या भेजे जाएंगे, क्यों भेजे जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रम्प जी ने जब अपना प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने इन इलीगल इमिग्रेंट्स को मॉन्स्टर्स और एनिमल्स, राक्षस और जानवर के शब्दों से संबोधित किया था। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे, उन्होंने द वेरी फर्स्ट डे वो नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इमिग्रेंट्स को लेके मेक्सिको बॉर्डर पे। अब ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल एशिया और इंडिया, यहाँ के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके साथ ये 3 देश पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका आर कोलैबोरेटिंग विथ यूएसए। अब कोलैबोरेटिंग तो एक टर्म है जो जो अंग्रेजी टर्म है, उसका तो उसके बहुत से अर्थ होते हैं। और ये भी बताया गया कि उसका पहला जो बैच कोस्टा रिका के हवाले से है, वो पहले वहां पहुंचेंगे, टेम्पररी माइग्रेंट सेंटर में जाएंगे और उनको अमेरिका से कमर्शियल फ्लाइट से लाया जा रहा है। और ये भी कोस्टा रिका, ये पूरा फाइनेंस बाय यूएसए गवर्नमेंट है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, ये भी खबर आ गई कि पनामा में इस तरह के जो फर्स्ट बैच है वो ऑलरेडी जा चुका है, जहां 119 इमिग्रेंट थे, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब सारा मिक्स्ड है। इस पे सब लोग साइलेंट हैं कि ये क्यों कोस्टा रिका जा रहा है। अब भाई जहाज में बैठ रहे हैं तो भारत में आ जाए, जिस भी देश का वहां पहुंचा दीजिए। नहीं, कोस्टा रिका जा रहे हैं। कोस्टा रिका जाएंगे, वहां से कब निकलेंगे ये नहीं बताया जा रहा है। अब इसका कोई अधिकृत सूत्र नहीं है। बताया ऐसा जा रहा है
कि ये लोग गुलाम के तौर पे नए नौकरों को अमेरिका से खरीद रहे हैं। और अमेरिका जो जो देश है, जो हर चीज़ में बिज़नेस करता है, तो ये जब गुलाम दे रहा होगा, तो गुलाम के एवज़ में कुछ पैसा भी ले ही रहा होगा। आप इसको भूल जाइए कि अमेरिका बिना पैसा लिए इनको गुलाम के रूप में उनको देगा। अब ये कोस्टा रिका में जाके इनसे क्या काम करवाया जाएगा, क्या क नहीं करवाया जाएगा, देखने वाली बात है। भारत जैसा एक एक देश, जहाँ पे गरीबी की हालत है कि लोग इज़राइल से लेके और रूस की सेना तक में भर्ती होने चले जाते हैं, कि यहाँ नौकरी नहीं है और वहाँ जाके जान भी दे देते हैं। ऐसे देश के वो लोग जो अमेरिका एक सपने को लेके गए थे कि हम अमेरिका जाएँगे और अमेरिकन ड्रीम्स और क्या बड़े आदमी बनेंगे, अंतोगत्वा उनको कोस्टा रिका जैसे देश में ले जाया जा रहा है। वहाँ क्या होगा ये अभी तक सब लोग साइलेंट है। भारत की तरफ से इसपे कोई कुछ नहीं टिप्पणी आ रही। भारत का मुँह बिल्कुल कस के सिल लिया गया है। यहाँ तो हम लोग मगन हैं कि अरे वो कतर के अमीर आ गए, कतर के अमीर साहब आ गए, उन्होंने देखिए अडानी जी के साथ क्या किया, अडानी जी के शेयर बढ़ गए। मतलब ये तो हम लोग इसी में मगन हैं। भारत के इन नागरिकों को गुलाम के रूप में कोस्टा रिका ले जाया जा रहा है और उनसे क्या काम करवाया जाएगा, कब भेजा जाएगा, कब नहीं भेजा जाएगा, इस पे सब लोग साइलेंट है। भारत के कम से कम मेरी नॉलेज में कोई भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई टिप्पणी मैंने अभी तक नहीं सुनी है। आप लोगों में से अगर कुछ सुनी हो तो मुझे इस पे कमेंट करिएगा, हम उसको अगर कुछ ऐसा वो है तो हम इसको फिर से कल इस विषय पे बात कर लेंगे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमको और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये समझिए, ये क्या देश हो रहा है। हमारे देशवासियों को अमेरिका जा रहे हैं, अच्छी नौकरी के उसमें, उसके बाद उनको गुलाम के रूप में कोस्टा रिका जैसे देश में भेजा जा रहा है, क्या काम कराएँगे? और ये मानी हुई बात है कि कोई उनसे काम कोई अफ़सरी का काम टेबल पे बैठ के पढ़ने-लिखने का तो दिया नहीं जाएगा। जो काम दिया जाएगा वो हम और आप समझ सकते हैं। ऐसे काम जो कोस्टा रिका के नागरिक भी करने से मना करेंगे, उसको हमारे देशवासियों को वहाँ ये काम कराया जाएगा और अमेरिका विल टेक टेक हिज़ देयर प्राइस। तो ये मैंने आगाह करने के लिए किया है, गूगल करते रहिए, कुछ नई सूचना मिले तो मुझे भी बताइए और अगर ये समझ में आए कि इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब दूसरी बात, अपनी दाढ़ी में आग लगी तो नियम कानून सब खत्म। ये अपनी दाढ़ी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भाई हम लाइन से सुनेंगे केस, इट इज वन ऑफ द केस। ये इलेक्शन कमीशन के जिससे इस देश के 140 करोड़ लोगों का भाग्य जिस पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है, जैसा कि संदेह के घेरे में इलेक्शन कमीशन आ गया है, जैसा कि बार-बार लगता है कि अब तो इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं, किस तरह से वोट बढ़ रहे हैं, किस तरह से वोट घट रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त होते हैं, जिसमें उनकी 3 की कमेटी का एक व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहता है कि आप इसको करने की क्या जल्दी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को तय होने जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कुंभकर्ण की नींद सोना ज्यादा प्रेफर करता है और कहता है कि भाई बहुत सी केसेस हम उसको सीरियल में सुनेंगे, 19 मार्च से पहले हमारे पास टाइम नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जब उसके हाई कोर्ट के जज के ऊपर तलवार टंगती है, जब लोकपाल का एक डिसीजन आता है कि एक उनके लोकायुक्त, लोकपाल ये बताते हैं कि उनके एक लोकायुक्त की तरफ से इस तरह की एक एक मैसेज आई, इस तरह का एक फाइल आई है जिसमें बताया गया है कि वो एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट जो कंप्लेन है उसको एंटरटेन करने के आगे बढ़ रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट सुमोटो, मतलब स्वेच्छा से अपने आप ही उनको कहते हैं लो 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 और ला के कहते हैं नहीं नहीं इसको ये नहीं हो सकता, और उसपे मतलब ऐसा वैसा नहीं, केस में उसमें जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ओका, ये तीनों बैठ के कहते हैं नहीं नहीं उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। हमारे जज साहब के अगेंस्ट ये लोकपाल और लोकायुक्त कैसे बातचीत कर सकते हैं? ये निर्णय होता है सुमोटो लेके एक, और ये लोकायुक्त और लोकपाल का मैं आपको बता दूं, लोकपाल जो बिल है वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है। तो इनके अगेंस्ट कोई ये केस नहीं था कि इन्होंने उसको थप्पड़ मारा, इसको थप्पड़ मारा, उसको गाली दी। भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं
हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट आप भ्रष्टाचार की बात भी नहीं कर सकते, जबकि इन्हीं के कोर्ट का जस्टिस एस एन शुक्ला, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति, 2.5 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैसा लेता रहा बिना एक केस किए, और ये चुपचाप ये सारे, मतलब अब क्या बोले, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस टुकुर टुकुर ताकते रहे, कहते रहे कहने के लिए, अरे कुछ केस पे कर लीजिए, 2.5 साल क्यों तनख्वाह दिए, क्यों उसको टर्मिनल बेनिफिट मिले जस्टिस एस एन शुक्ला को। और दूसरा जज, जो एक हाई कोर्ट का शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, जो सांप्रदायिक बातें करता है, जो मतलब दो संप्रदायों के बीच में वेमिनस बढ़ाने की बात करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बुला के उनका कहता है कि भाई पहले उनसे बात सुनता है, फुल कोर्ट में डिस्कशन होता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक। और वो ताल ठोक के कहता है शेखर यादव कि जो करना है कर लो, मैं आई स्टैंड बाय इट। आज तक बात नहीं हुई। बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस केस में तुषार मेहता जी आते हैं, समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग इज हैपनिंग। क्या डिस्टर्बिंग? हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट भ्रष्टाचार का मामला लोक आयुक्त के यहां चलने वाला है। अरे भाई, तो ये डिस्टर्बिंग क्या है? डिस्टर्बिंग भ्रष्टाचार का मामला चलने वाला है कि हाई कोर्ट के जज ने भ्रष्टाचार किया, ये डिस्टर्बिंग है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अफसोस हुआ, कपिल सिब्बल साहब भी ज्वाइंस, वो भी कहते हैं कि हाँ ये साहब बड़ा गड़बड़ है, जज के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? जज भगवान है। बेईमानी में जो लिप्त रहने वाले लोग, ये बेईमान लोगों के अगेंस्ट अगर लोक आयुक्त कर रहा है तो क्या दिक्कत है? और ये किसने वो दिया? देखिए एक चीज समझ लिए, लोक आयुक्त और लोकपाल, लोक आयुक्त हर एक स्टेट में होते हैं, लोकपाल सेंटर में होता है। इसी के लिए अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, कांग्रेस सरकार ने माना था फिर, और लोकपाल की बात हुई थी, विधेयक पास हुआ था। 2 साल तक वेकेंट रहने के बाद, बहुत प्रेशर के बाद मोदी सरकार ने लोकपाल नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है जरा ये भी समझ लीजिए, जस्टिस खानविलकर। खानविलकर साहब कौन है, जरा इनकी भी शोहरत समझ लीजिए। ये वही जस्टिस खानविलकर साहब हैं जिन्होंने जाकिया जाफरी वाले केस में, और जाफरी साहब की जो एक्स एमपी थे, जिनकी हत्या हुई थी गोधरा में, मतलब उनके बोटी बोटी काट के हत्या हुई थी, जला दिया गया था। उसमें जब उनकी बेवा आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा था नहीं ये सब बेकार है। और केवल यही नहीं कहा था, उन्होंने वहां तक जजमेंट दिया था कि जहां पे तीस्ता सीतलवाद और गुजरात के एक्स डीजीपी को जेल जाना पड़ा। ये वो खानविलकर साहब हैं, यो खानविलकर साहब हैं, जो मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह दे रहा हूं कि वो आपको याद रहना चाहिए, जिन्होंने ईडी को पीएमएलए एक्ट में, जब ईडी को किसकी पावर्स को रिस्ट्रेन किया गया था, इन्होंने पीएमएलए एक्ट को और ऐसा बना दिया था कि नहीं नहीं इस पर कुछ नहीं हो सकता। ये जस्टिस खानविलकर हैं। उन्होंने जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई, लेकिन ये भी बताया, नाम नहीं बताएंगे ये कौन जज साहब है, जज साहब भी नहीं बताएंगे, स्टेट भी नहीं बताएंगे, हाईकोर्ट भी नहीं बताएंगे। और इसलिए मैं इसको बताना आवश्यक समझ रहा हूं कि लोकपाल में कहा गया था कि भाई कौन कौन इसके दायरे में आएगा, कौन नहीं आएगा। उस समय यह था कि सुप्रीम कोर्ट तो बाहर रहेगा, और इसलिए बाहर रहेगा कि इट इज नॉट अ बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचारी का आप क्या करेंगे, ये जवाब नहीं है। तो अपनी दाढ़ी में आग लगी तो सू मोटो, इलेक्शन कमीशन में कुछ भी बेईमानी करो तो उसको सुनेंगे, आएगा। चलिए, मैंने कहा आप तक इसको भी पहुंचाना जरूरी था। तीसरा, सीधा रमैया जी खुश ना होइए क्योंकि मेरे पास ईडी है। आपको याद है एक मुदा वाला केस था, मुदा मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीधा रमैया जी की अपने घर की जमीन थी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बीच की जमीन थी, भाई ने पत्नी को दिया था, मतलब उसमें नथिंग वाज इलीगल इन दैट लैंड। एक स्कीम आई, इस स्कीम में उस जमीन की जगह इनको प्लॉट मिले, इत्यादि इत्यादि। कंप्लेंट फाइल हुई और उस पर लोकायुक्त में, अरे बड़े दिन चला कि लोकायुक्त में चल सकता है नहीं चल सकता, फाइनली केस चला। लोक आयुक्त ने कल उनको क्लीन चिट दे दी। लोक आयुक्त ने कहा कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता है। कर्नाटका के लोग हैं। अब सीतारामैया को तो क्लीन चिट मिल गई। एक आदमी को आपने पिछले 1-1.5 वर्षों में रोज पेपर हेडलाइन बनाने के लिए कि बेईमान बेईमान, होता क्या है कि जमीन उनकी अपनी, जमीन उनके मतलब उनके ससुराल में, उनकी उनकी पत्नी की,
वो एक एक वहां पे डेवलपमेंट हुआ जिससे उनको प्लॉट मिला, उस प्लॉट की वैल्यू ज्यादा। इसमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी बात नहीं हुई, लेकिन उनको रोज ऐसा पिक्चर प्रेजेंट की गई जैसे बहुत बड़ी बेईमानी की हो इन्होंने। अब वो कह रहा है कि कुछ नहीं, लेकिन इधर से कहा गया नहीं नहीं नहीं, ईडी की वो खोज जारी रहेगी। लोक आयोग मतलब हम पहले ये सुनते थे कि एक एक अगर कोई अपराध हो तो उसको एक ही बार उसका ट्रायल होता है, एक ही बार सजा मिलनी चाहिए। नहीं, लोक आयोग निकाल दिया तो अब हम ईडी, ईडी फेल होगा तो सीबीआई, सीबीआई हो गया। मतलब हम वेरियस लेयर ऑफ आपको हैरेस करते रहेंगे। तो सीताराम भैया जी, आपके लिए बस इतना ही कह दूं कि आप जब तक कांग्रेस में हैं और जब तक चीफ मिनिस्टर हैं, आपको ये पार्ट एंड पार्सल कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियन को ये समझना होगा कि जैसे कुछ बीमारियों के साथ आपको जीना होता है, उसी तरह से ईडी सीबीआई के साथ अगर आपको इस देश में राजनीति करनी है और जब तक बीजेपी की सरकार है, तब तक आपको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इन सब के साथ आपको जीना होगा और कभी-कभी हो सकता है जेल भी जाना पड़े। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।